हेलो दोस्तों। आज हम पप्पू सिंह प्रजापति की भारतीय इतिहास की वस्तुनिष्ठ बुक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पेरिप्लस मेरिस एरिथ्री की संभावित तिथि कौन सी है। तो ये जो बुक है, इसका अर्थ है लाल सागर की यात्रा। और जो इसे लिखा गया था वो पहली से दूसरी शताब्दी में लिखा गया था। अगर इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या है, पेरिप्लस एरिथ्रीन सी, लाल सागर की समुद्री यात्रा। यह किताब एक अज्ञात ग्रीक नाविक ने लिखी जो मिस्र में जाकर रहा। इसके द्वारा लिखित इस पुस्तक में प्रथम शताब्दी में भारत के बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ही पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। इसने व्यापार में विशेषतः भारत के रोम व चीन के साथ व्यापार की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस पुस्तक से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी उत्तर पश्चिम के स्थलीय मार्ग से भारत व चीन मध्य रेशम का व्यापार होता था। जो ये किताब है इसका अर्थ है भारत की यात्रा, और इससे हमें जो भारत का जो है चीन के साथ जो रेशम का व्यापार होता था, रेशम मार्ग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह पुस्तक समुद्री व्यापार की गाइड के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है अपना, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपार्क राजा थे। ये जो प्रश्न है यूजीसी नेट 2021 में आया हुआ है और इसका आंसर है बेटा शिलाहार राजवंश के। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपार्क राजा कौन थे? शिलाहार राजवंश। अगर इसकी व्याख्या देखते हैं तो देखो, याज्ञवल्क्य स्मृति पर 7 टीकाएं, विश्वरूप की बाल क्रीड़ा, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, शूलपाणी की दीपकलिका, अपार्क नंद पंडित की मिताक्षरा पर प्रतिमाक्षरा और विश्वेश्वर भट्ट की सुबोधिनी नामक टीका व बाल भट्ट की बाल भट्टी टीका। उत्तरी कोंकण के शिलाहार वंशी राजा अपरादित्य देव अथवा अपरार्क ने 12वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपना भाष्य लिखा। अगला प्रश्न है अपना, विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मिताक्षरा संबंधित है। तो इसका संबंध जो है हिंदू विधि शास्त्र से है बेटा। तो विज्ञानेश्वर ने जो किताब लिखी है मिताक्षरा, ये हिंदू विधि शास्त्र मतलब जो है भारत के कानून के ऊपर लिखी गई है बेटा। इसकी व्याख्या देखें तो विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित मिताक्षरा नामक टीका हिंदू उत्तराधिकार तथा अन्य विषय कानूनों से संबंधित है। इन्हें उत्तराधिकार का जन्मासत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया है बेटा। अगला है प्रश्न अपना, निम्नलिखित कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है। छत्तीसगढ़ सेट के अंदर 2019 में आया हुआ प्रश्न है ये कि निम्नलिखित कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है। तो अपना आंसर होगा नारद स्मृति। इसकी व्याख्या देखते हैं तो इसकी स्मृतियाँ मुख्यतः विधि विषय ग्रंथ है। जितनी भी स्मृतियाँ होती है ये विधि विषय ग्रंथ होता है, कानून से संबंधित होता है। नारद बृहस्पति व कात्यायन स्मृतियाँ पूर्णतः विधि विषय स्मृतियाँ हैं और कात्यायन स्मृति में सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत मिलता है। वहीं देवल स्मृति भी विधि विषयक नहीं है। वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रावधान मिलता है। मतलब जो नारद स्मृति है, देवल स्मृति है भी विधि विषयक नहीं है। वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रावधान इसमें मिलता है। जो देवल स्मृति, इसके अंदर जितने भी जो है दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया था, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए जो है इस स्मृति में जानकारी मिलती है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध जातक हैं? जिसमें पहला ऑप्शन है बावरू जातक, बृहद जातक, यवन जातक और दशरथ जातक। तो बात करें अपने बावरू जातक की और बात करते हैं हम
दशरथ जातक की। ये दोनों हैं जो कि बौद्ध जातक में आते हैं। और अपना आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा। और पहला और तीसरा किसके अंदर है बेटा, पहला और तीसरा अपना है सेकंड ऑप्शन। इसकी व्याख्या की बात करें तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म सूतक पिटक के खुद्दक निकाय में संग्रहित बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। जातक कथा की बात करें तो जातक कथा क्या है, बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कहानियां हैं वो जातक कथाओं में निहित है। और बाबेरु जातक और दशरथ जातक, श्वेत केतु जातक आदि प्रसिद्ध बौद्ध जातक है। वही भ्रह जातक, लघु जातक, यवन जातक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। कुछ जातक ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, जिसमें भ्रह जातक, लघु जातक और यवन जातक बौद्ध धर्म से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन से लेखक याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टीकाओं के लिए विख्यात है। यूजीसी नेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टीकाओं के लिए विख्यात है। तो अपना आंसर होगा इसके अंदर ऑप्शन में अपना पहला अपार्क, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप। तो इसमें अपना आंसर है सर, इसमें अपना आंसर होगा अपार्ग, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति में अपनी टीकाओं के लिए विख्यात माने जाते हैं। अपार्ग के अलावा इसके अंदर विज्ञानेश्वर और विश्वरूप, ये तीनों जो है याज्ञवल्क्य स्मृति से संबंधित है। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित वक्तव्य विचार करते मिताक्षरा के बारे में बताया गया है कि मिताक्षरा धारा के अनुसार एक पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति में बंटवारा कर सकता है। और इसका कारण क्या है, कथन तो यह है, और कारण क्या है इसका कि मिताक्षरा ने यह माना कि जन्म के आधार पर पूर्वजों की संपत्ति पर पुत्रों के स्वामित्व का अधिकार नहीं होता। तो इसका आंसर जो होगा कि जब मिताक्षरा की बात की जा रही है तो प्राचीन समय में या अपने भारत के अंदर जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, और अधिकांशतः जितनी भी संपत्ति होती है पिता की वो अपने पुत्र को ही दी जाती है। और जो महिलाएं हैं या पुत्रियां हैं उनको संपत्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं था। इसलिए अगर इसकी बात करें तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। और इसका आंसर होगा अपना एक। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य में है। तो अगर बात करें स्मृति की तो विष्णु स्मृति, वैसे जितनी भी स्मृतियाँ होती है वो पद्य भाषा में होती है, मतलब पद्य रचनाओं में होती है। लेकिन एकमात्र विष्णु स्मृति है जो अपवाद में है, जो अपवाद स्वरूप जो है गद्य में आती है। तो अपना आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य में है, तो विष्णु स्मृति। जितनी भी स्मृतियाँ होती है वो पद्य रचनाओं में होती है, लेकिन विष्णु स्मृति अपवाद स्वरूप जो है गद्य रचनाओं में है। तो अपना आंसर होगा विष्णु स्मृति। एमपी मध्य प्रदेश सेट एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की कानून पुस्तक पर एक टीका इनके द्वारा लिखा गया। तो इसमें आंसर अपना विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की कानून पुस्तक पर एक टीका किसके द्वारा लिखा गया, तो इसमें आंसर होगा विज्ञानेश्वर। आंसर अपना सही है एकदम, विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा अपना मेघातिथि। मेघातिथि है जो कि मनुस्मृति पर इसके द्वारा टीका लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनुस्मृति का टीकाकार नहीं है। तो हमने देखा कि सायन जो है मनुस्मृति का टीकाकार नहीं है। बाकी बात करें मेघातिथि, जब भी हमने ऊपर जस्ट प्रश्न पढ़ा है और ये प्रश्न आया हुआ हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में। गोविंद राज और कुल्लू ये तीनों जो है मनुस्मृति के टीकाकार में आते हैं, जबकि सायन जो होता है वो मनुस्मृति के टीकाकार में नहीं आता। और एक बार इसकी व्याख्या देखें तो भरूची, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक, भट्ट, रामचंद्र, सर्वनारायण, रघुनंदन आदि मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार है। और भारूची मनुस्मृति के सबसे प्राचीन टीकाकार है और वही मेघातिथि व पूर्व मध्यकालीन प्रसिद्ध टीकाकार है। सायन ने ऋग्वेद पर सबसे प्रसिद्ध व प्रामाणिक भाष्य लिखा है। तो सायन के द्वारा क्या लिखा गया है कि ऋग्वेद पर इसने भाष्य लिखा है।
अगला प्रश्न देखो, IAS प्री 2021 में आया हुआ प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास की बात की जा रही है। तो देखो, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि। अगली बात करें, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। अगला है तीसरा कथन, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के मुखिया महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो इसका हमारा आंसर होगा 2। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार करने का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। राइट आंसर क्या है? बी। निम्न कथनों में से सबसे राइट आंसर क्या है? बी। और यह प्रश्न आया हुआ है अपना IAS प्री 2021 में। अगला प्रश्न है, जितनी भी भारत में होने वाली एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, JRF, सबके लिए ये किताब रामबाण सिद्ध होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। नेट 2020 इंडियन कल्चर में आया हुआ प्रश्न है ये। कालक्रम जो वर्तिक के लेखक कात्यायन, भाई इसको क्या है, सबसे पहले का कौन है और सबसे लास्ट का कौन है, उसी को देखना है। तो इसमें बात करें, ये नेट 2020 में आया हुआ प्रश्न है और इसका कालक्रम सेट करना है। तो वर्तिक के लेखक कात्यायन, इसके अलावा महाभाष्य के लेखक पतंजलि, याज्ञवल्क्य स्मृति के लेखक याज्ञवल्क्य और निरुक्त लेखक यास्क। तो इसकी बात करें तो हम इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं कि 1 नंबर में सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन जो है निरुक्त लेखक यास्क, दूसरा है वार्तिक के लेखक कात्यायन, तीसरा है महाभाष्य के लेखक पतंजलि और चौथे नंबर पे याज्ञवल्क्य स्मृति के लेखक याज्ञवल्क्य। तो देखो इसमें देखें हम तो अपना आंसर क्या होगा? निरुक्त के लेखक यास्क कौन से नंबर पे है? डी नंबर पे। तो डी नंबर पे अपना कौन सा है? चौथा भी है और दूसरा भी है। और दूसरे नंबर पे क्या है? वार्तिक के लेखक कात्यायन। तो वार्तिक के लेखक कात्यायन कौन से नंबर पे है इसके अंदर? ए नंबर पे। तो डी और ए जिसमें आ रहा है वही अपना आंसर होगा। तो अपना आंसर क्या है? सबसे पहले पे डी निरुक्त लेखक यास्क, दूसरे पे ए वार्तिक के लेखक कात्यायन, तीसरे पे अपना होगा याज्ञवल्क्य स्मृति के लेखक याज्ञवल्क्य, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, और सी में आएगा अपना याज्ञवल्क्य स्मृति के लेखक याज्ञवल्क्य। अगला प्रश्न देखते हैं इसके अंदर, नीचे दिए गए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन और कारण दोनों बताना है। भारत में पढ़े जा चुके प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और अभिलेखों के लेखन के माध्यम से संस्कृत का व्यापक प्रसार ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन तब भी प्राकृत का प्रचलन था। तो आंसर में क्या आएगा? दोनों ही सही है बेटा, दोनों सही है, क्योंकि हम देखें तो भारत में पढ़े जा चुके प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। प्राकृत भाषा जो कि आम बोलचाल वाली भाषा थी। और बात करें 6वीं शताब्दी से पहले की, ये 6वीं शताब्दी से पहले या ईसा पूर्व से पहले जो है भारत के अंदर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के अधिकांश जो उपदेश है वो प्राकृत भाषा में ही दिए गए। आगे देखें, इसकी अगर बात करें व्याख्या की, तो अशोक के अभिलेख सहित प्राचीनतम ब्राह्मी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। तो अशोक की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के सबसे पराक्रमी शासक अशोक, जिसके शिलालेखों से और हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों से उसकी जानकारी मिलती है। तो अशोक के टाइम पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ और बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश है वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं, जिसे मध्य इंडो आर्यन भाषा भी कहते हैं। सबसे जो प्राकृत भाषा है उसको मध्य इंडियन आर्यन भाषा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि प्राकृत भाषा जो है आर्यों की भाषा थी। सबसे प्रारंभिक पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा का अभिलेख पश्चिमी शक शासक रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा जैसे स्थानों में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के अभिलेख 3वीं और 4वीं शताब्दियों से प्राप्त होने लगे हैं। बाद में इन अभिलेखों में संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा। और यह प्रश्न जो आया हुआ है यह आया नेट एग्जाम 2020 में आया हुआ है। अगला है कंग्यूर और तेंग्यूर। तो बेटा ये दोनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका अगर देखें तो कंग्यूर तेंग्यूर ये किससे धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ प्रश्न है कंग्यूर और तेंग्यूर। और इनकी बात करें, थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बौद्ध धर्म
बौद्ध साहित्य। अपना आंसर क्या आएगा? बौद्ध साहित्य से संबंधित है। बात करें तारानाथ, 1575 से 1634 तिब्बती बौद्ध धर्म के जैनांग संप्रदाय के एक लामा थे। उनका मूल नाम कुन-दुंगा संचिंग पो था। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास 1608 में और कंग्यूर तेंगुर नामक उनकी रचनाएं बौद्ध साहित्य में संबंधित है। तो कंग्यूर और तेंगुर क्या है? बौद्ध साहित्य की रचनाएं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कौन सा है? तो अपने पास 4 ऑप्शन है। यूनानी शासक डिमिट्रियस भारत के द्विभाषिक सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। कुषाण शासक कुजुल कैडफिसस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। और मित्र शासकों के सिक्के मथुरा व इसके आसपास प्राप्त हुए हैं। और सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए हैं जिनमें उन्हें धनुष के साथ दिखाया गया है। तो हम बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश में कुजुल कैडफिसस, कुषाण वंश में कुजुल कैडफिसस जिसे कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है, और कहते हैं कि भारत में ही सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश कौन सा था? तो कुषाण वंश था। तो हमारा अगर राइट आंसर होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन की बात करें तो इसमें अपना आंसर होगा 2। कुषाण शासक कुजुल कैडफिसस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। तो असत्य कथन कौन सा है? दूसरा। बाकी सभी सत्य है। सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए जिन्हें धनुष के साथ दिखाया गया। तो बात करते हैं असत्य की। तो कुषाण शासक कुजुल कैडफिसस, हाँ, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन सा था? गुप्त वंश था बेटा। लेकिन कुषाण वंश ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, पर सबसे प्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कुजुल कैडफिसस नहीं था। अगला है दूसरा, व्याख्या देखिए इसकी। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शुरू किए गए थे। मिनांडर प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने पश्चिम उत्तर क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र व उलुक का चित्र मिलता है। और सामान्यतः कुषाण शासक विम कैडफिसस को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, और ये प्रश्न आया हुआ था आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो चारों कथन पढ़ लेते हैं। राज तरगणी यूजीसी नेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? राज तरगणी में सदैव तथ्य तथा दंत कथा में भेद नहीं किया गया। अगला है, आरण्यक में बलि संबंधी अनुष्ठानों की प्रतीकात्मक एवं दार्शनिक विधि से व्याख्या की गई। चौथा कथन है। तीसरा, वेदांग साहित्य का सामान्य काल 600 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व है। अगला है, उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार कोई ग्रंथ एक ही साथ अनेक अर्थ प्रदान करने में समर्थ हो तो वह एक गत्यात्मक सत्ता नहीं है। तो देखो इसके अंदर ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास ए बी सी तीनों कथन क्या है? सही है, ए बी और सी। और चौथा कथन क्या है? असत्य है। उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार कोई ग्रंथ ही साथ अनेक अर्थ प्रदान करने में समर्थ हो तो वह गत्यात्मक सत्ता नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा? आंसर होगा केवल ए बी सी। तो केवल ए बी सी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 4। और बाकी जो है डी वाला कथन क्या है? गलत है। बात करें अपन भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अपना पंचमार्क सिक्का। जितने भी भारत के प्राचीन सिक्के हैं उन्हें पंचमार्क के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सिक्कों का पुरातात्विक प्रमाण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिस काल में भारत का द्वितीय नगरीकरण हुआ, से मिलता है। इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। और सर्वप्रथम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निर्माण विधि के आधार पर इन्हें आहत या पंचमार्क नाम दिया बेटा। जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमार्क नाम दिया गया। आहत मुद्राओं की प्राप्ति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हुई। वहीं डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति गोलकपुर पाटलिपुत्र से हुई है। और पाटलिपुत्र मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ मानी जाती है? अगला है हमारे पास, अगला प्रश्न है इसका,
आहत सिक्कों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कभी भी राज्य द्वारा नहीं किए गए और इन पर प्राकृत में लंबे लेख खुदे हुए थे। तो इसकी बात करें तो न तो एक सही है और नहीं दो सही है, दोनों ही क्या है, गलत है। तो अपना आंसर क्या होगा, चौथा। न तो एक सही है नहीं दो सही है, तो आंसर क्या होगा, चौथा एकदम राइट पर्सन है बेटा। अगला है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं और प्रश्न आया हुआ ही है हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया हुआ प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखें तो आहत मुद्राएं गोल, चौकोर, अंडाकार आदि रूप में देखने को मिलती है। आहत मुद्राएं गोल भी होती है, चौकोर भी होती है और अंडाकार भी होती है। यह अधिकांशतः चांदी व अल्प मात्रा में तांबे की बनी होती है और भारत में अभी तक के जो प्राचीनतम सिक्के मिले हैं वे सभी चांदी के हैं। आहत मुद्राओं के ठप्पे में लेख न होकर मात्र प्रतीक थे और यानी उन पर नाना प्रकार के पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, संसर्प, मानव, पुष्प आकृतियाँ व ज्यामितीय आकृतियाँ अंकित पाई जाती है। अंकित किए जाने वाले चिन्हों की संख्या 500 से अधिक है। हालांकि सूर्य का अंकन अनिवार्य रूप से इन पर मिलता है। साथ ही षड्र चक्र, अर्ध चंद्रयुक्त पर्वत, वर्षभ आदि भी अधिकांशतः अंकित रहते हैं। ये प्रतीक लांछन चिन्ह प्रातः विशेष या भांत विशेष के अनुसार अपनी भिन्नता को व्यक्त करते हैं। इन्हें मूलतः एक ही और टंकित किया जाता था जिसे सिक्के का चित्त भाग एक सेकेंड जिसे सिक्के का चित्त भाग या तथा सादे वाले भाग को पट्ट भाग कहा जाता था। मतलब जिस तरफ जो है चित्र अंकित किया जाता था उसे चित्त भाग कहा जाता था और जो सादा वाला भाग जिसमें कुछ भी नहीं होता था उसको पट्ट भाग कहा जाता था। बिंबों लांछनों को देखकर सिक्कों के क्षेत्र और राज्य अथवा काल को सहज भाव से अलग अलग पहचाना जा सकता है। मतलब जिस राजा के द्वारा उस सिक्के को बनाया जाता था या लागू किया जाता था उस सिक्के पर राजा के शासनकाल के बारे में राज्य के प्रतीक चिन्ह उस पर छपे होते थे, इसलिए राजा की जानकारी भी वहाँ से मिल जाती थी। इसलिए सिक्कों को भी हम क्या करते हैं, एक तरह से पुरातात्विक स्रोतों में गिनते हैं। उसमें कहा गया है कि हेरनिक रूप परीक्षक सिक्कों को देखते ही बता सकता है कि कौन सा सिक्का किस ग्राम, नगर, पर्वत अथवा नदी तट का है और उसे बनाने वाला टकसाल कौन सा है। प्राचीनतम आहत मुद्राएं वे हैं जो किसी स्थान या प्रदेश विशेष तक सीमित रहे। उन्हें उन जनपदों या महाजनपदों ने प्रचलित किया जो महाभारत युद्ध के बाद बचे रहे तथा जिन्हें पीछे मगध साम्राज्य में आत्मसात किया। हमारा अगला प्रश्न है जो कि पूछा गया है यूजीसी नेट 2013 में। प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे। तो हमने बात करा अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे आहत सिक्के जो कि चांदी और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था, जिसके एक तरफ क्या राज्य का प्रतीक होता था, कोई उसमें लेख लिखा नहीं होता था। तो हमारा आंसर क्या होगा, तांबा और चांदी। और पूछा गया था प्रश्न ये यूजीसी नेट 2013 में। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। असिस्टेंट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा, ऐतिहासिक नाटक नहीं है। तो देखो मालविकाग्निमित्रम, हर्षचरित्र, स्वप्न वासवदत्ता, मुद्रा राक्षस। तो बात करें हर्षचरित्र की जो कि क्या है, एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। बाकी मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस और स्वप्न वासवदत्ता ये सब क्या है, एक ऐतिहासिक नाटक है। तो मालविका अग्निमित्रम यह कालिदास रचित नाटक है जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र तथा मालविका की प्रणय कथा का वर्णन किया गया। हर्षचरित्र की बात करें तो हर्षचरित्र नाटक नहीं है, यह बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और यह ऐतिहासिक विषय पर निम्नलिखित प्रथम चरित्र काव्य तथा गद्य काव्य है। तो हम कह सकते हैं हर्षचरित्र क्या है, एक तरह की ये जीवन चरित्र लिखा गया है, ये कोई नाटक नहीं है। बाकी मुद्रा राक्षस है, यह भी गुप्तकालीन नाटककार विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है और ये नायिका विहीन नाट्य रचना है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को अपस्त करने का विवरण मिलता है। जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक कौन थे, विशाख दत्त। और ये नायिका विहीन एक नाटक है जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक द्वारा जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित करने के क्या मिलता है, हमें विवरण मिलता है। अगला स्वप्नवास वदता, यह भास्कृत सर्वश्रेष्ठ नाटक है और यह वत्सराज उदयन तथा उज्जैनी के राजा प्रघोत की पुत्री वासवदत्ता के प्रेम संबंधों पर आधारित रचना है और इसे प्रथम संपूर्ण नाटक माना जाता है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हमने जो प्रश्न का अध्ययन किया है
ये जो प्रश्न है भारतीय इतिहास की पुस्तक पप्पू सिंह प्रजापति की वस्तुनिष्ठ वाली पुस्तक है। और ये सभी एग्ज़ाम जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, इसमें हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आरएस, यूपीएससी, स्कूल प्रोफेसर, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक रामबाण है। और वस्तुनिष्ठ भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत, जो आज का हमारा पहला चैप्टर है। बाकी इसके आगे की क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि अगली बार जब वीडियो आए तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और हम एक एक करके इस पूरी किताब को वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।